नशरियात में दोबारा खुशामदीद। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। हमारा अगला प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम है आपकी सेहत। और आज हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर उमायमा अरशद साहिबा। डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक जो है वो डेंटिस्ट्री से है, यानी प्रोस्थोडोंटिक्स का इनका जो है वो खास स्पेशलिटी है, इनका शोबा है। और इसके मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे और दांतों के जो जनरल मसाइल हैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी आपसे जो है इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो हम तारुफ से शुरू करेंगे। नाम की हद तक मैंने तारुफ कराया सामीन से, लेकिन थोड़ी डिटेल में बताइएगा तालीम और ताल्लुम का सिलसिला कैसा रहा, उसके बाद कैसे रुझान हुआ आप मेडिकल की फील्ड में और खास तौर पर डेंटिस्ट्री की तरफ, तो क्या शौक था आपका, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा इसका। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमायमा अरशद है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद से कंप्लीट की। 2020 में मैंने ग्रेजुएट किया, हाउस जॉब कंप्लीट हुई। उसके बाद FCPS की ट्रेनिंग के सिलसिले में मैंने इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल ज्वाइन किया और करंटली अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है रेजिडेंसी का। मैं पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हूँ और बेसिकली मेडिकल में आने का मेरा अपना भी शौक था। बचपन से ही मुझे डॉक्टर्स फैसिनेट करते थे और फिर पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी, तो बस इस तरह से फिर जो है वो डिसाइड किया और फिर उसके लिए मेहनत की। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फिर अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन मिल गया और फिर वहाँ से मैंने अपने जो है वो 4 इयर्स एजुकेशन और 1 ईयर हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो शोबा है डेंटिस्ट्री का प्रोस्थोडोंटिक्स, ये बेसिकली क्या चीज है, इसकी थोड़ी डिटेल बताइएगा। प्रोस्थोडोंटिक्स बेसिकली आम जुबान में अगर मैं समझाऊं तो इस तरह से है कि जो पेशेंट्स जिनके नेचुरल टीथ मिसिंग होते हैं ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी उसकी वजूहात हो सकती हैं, उसमें जो रिप्लेसमेंट की जाती है उन नेचुरल टीथ की, वो इस स्पेशलिटी में फॉल करता है जिसको हम प्रोस्थोडोंटिक्स कहते हैं। प्रोस्थोडोंट बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जो हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास पार्शियल डेंचर्स हैं। वो मरीज़ जिनमें चंद दांत नेचुरल दांत मिसिंग हैं उनमें वो पार्शियल डेंचर्स दिए जाते हैं। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स जैसे कि जो ओल्ड एज्ड पेशेंट्स होते हैं उनमें जो कंप्लीट एब्सेंस होती है नेचुरल दांतों की, उनमें कंप्लीट डेंचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको आम जबान में बतीसी कहा जाता है। उसमें वो कंप्लीट सेट होता है जो कि ऊपर नीचे दोनों जॉज के लिए है। और उसके अलावा कुछ फिक्स्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिसमें क्राउन्स, ब्रिजेस हैं। क्राउन्स और ब्रिजेस में जो पेशेंट का अपना दांत है उसको उससे सपोर्ट ली जाती है, जो मिसिंग दांत है उसको रिप्लेस करने के लिए। उसके अलावा एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको हम डेंटल इम्प्लांट्स कहते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली जो है वो अगर बात की जाए तो एक आइडियल ट्रीटमेंट ऑप्शन है क्योंकि ये फिक्स्ड कैटेगरी में लाया करता है। इसमें ये होता है कि जो पेशेंट का मसूड़ा है उस पर हम एक इंसिजन देते हैं, कट देते हैं, उसके बाद हड्डी को ग्राइंड किया जाता है और उसके अंदर वो इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। इम्प्लांट बेसिकली एक स्क्रू होता है जो हड्डी के अंदर लगा दिया जाता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो पेशेंट को हम दांत लगा के देते हैं। कुछ अरसा छोड़ते हैं उसको 2 से 2.5 माह और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्राउन लगाया जाता है। तो बेसिकली ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं। अगर हम कंप्लीट डेंचर्स की बात करें या पार्शियल डेंचर्स की बात करें तो उसमें मरीज को 5 से 6 मरतबा आना पड़ता है। मल्टीपल विजिट्स में जाके ये काम कंप्लीट होता है, एक विजिट में नहीं होता। मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो नाप लिया जाता है पेशेंट का और फिर अल्टीमेटली 5th या 6th विजिट पे जो है वो पेशेंट को हम फाइनल जो उसकी प्रोस्थेसिस है, जो बत्तीसी है, वो तैयार करके दे देते हैं। और पेशेंट की ऑब्वियसली इसमें कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होती है क्योंकि एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये कुछ प्रोस्थोडोंटिक्स के जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो पेशेंट्स को हम इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं।
और इसके अलावा और भी जो भी पेशेंट्स के एस्थेटिक कंसर्न्स हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स में सामने के दांतों से मुतालिक उनको कंप्लेंट्स होती हैं, स्पेसिंग होती है या बहुत ही डिस्कलर्ड दांत हैं, पेशेंट्स चाहते हैं कि हम एस्थेटिकली थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करें, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम विनेयर्स करते हैं। विनेयर्स बेसिकली जो है वो कॉस्मेटिक कैटेगरी में लाया करता है। उसमें यूजुअली पेशेंट के जो सामने के दांत हैं उनके ऊपर वो क्राउन्स की ही एक फॉर्म होती है जो लगाई जाती है, ताकि पेशेंट के जो एस्थेटिक कंसर्न्स हैं हम उनको एड्रेस कर सकें। ये कुछ चीजें हैं जो प्रोस्टो में लाई करती है। जी जी, उसके अंदर। अच्छा, आपने जिक्र किया इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल का। जी जी बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि थोड़े हॉस्पिटल की भी डिटेल जरा हमें बता दें। बिल्कुल। किस किस्म के दांतों की सेहत के हवाले से वहाँ शोबे कायम हैं, जी जी, क्या सहूलियात वहाँ पेशेंट्स को अवेलेबल हैं, जी जी, उसकी कुछ डिटेल। इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल जो है वो 2001 में इसका क़याम हुआ। 2001 से जो है वो पेशेंट्स को डेंटल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल में। इसमें बेसिकली 5 डिपार्टमेंट्स हैं, 5 स्पेशलिटीज़ कह लें। आम लोगों को तो जाहिर है इसका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन डेंटिस्ट्री में भी फर्दर 5 स्पेशलिटीज़ लाई करती हैं। हर शोबा जो है वो अपनी उसमें ज़ाहिर है एक्सपर्ट हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एक शोबा है। ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में पेशेंट्स जो पेन की कंप्लेन के साथ आते हैं, दांतों में दर्द है, सूजन है, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हैं, जिसको हम अपनी डेंटिस्ट्री की टर्म में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, पल्पाइटिस बेसिकली टर्म यूज होती है, जो कि उन पेशेंट्स के लिए है जिनमें दांतों के इन्फेक्शंस पाए जाते हैं। तो उनको ट्रीट किया जाता है, उसके लिए फिलिंग्स हैं, रूट कैनाल्स हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं हमारे हॉस्पिटल में। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स करने के बाद ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री वाले भी क्राउन्स का काम उनकी भी फील्ड में लाया करता है, तो वो भी यूजुअली ये करते हैं। उसके अलावा सर्जरी, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का डिपार्टमेंट है, जिसमें ड्यू टू एनी रीज़न अगर पेशेंट का दांत जो है वो बचाया नहीं जा सकता, बीइंग अ डेंटिस्ट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट्स को काउंसिल करें कि उन्होंने दांत निकलवाना एक हल नहीं है, दांत को जितना कोशिश करके बचाया जा सकता है तो उसको बचाना चाहिए, हमने वी हैव टू प्रिजर्व इट। तो उसके लिए अगर ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में कोई प्रोसीजर जो है वो दांत को नहीं बचा पाता और दांत जो है वो उस कैटेगरी में नहीं लाई करता कि उसको बचाया जा सके, तो अनफॉर्चुनेटली हमें उसको निकलवाना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। तो जो हमारा ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का डिपार्टमेंट है, बेसिकली वो इन एक्सट्रैक्शंस को डील करता है। पेशेंट्स के जो सिंपल एक्सट्रैक्शंस होती हैं कुछ, और कुछ सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस होती हैं जिसमें पेशेंट की जो हड्डी है उसको काट के दांत को निकाला जाता है। तो ये ट्रीटमेंट्स जो हैं वो सर्जरी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो सर्जरी का डिपार्टमेंट है उसमें मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज, जैसे अगर ट्रॉमा के केसेस हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, पेशेंट्स के यूजुअली फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, फेशियल जो बोन्स हैं उनके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो उसकी जो सर्जरीज हैं बेसिकली जो उनकी रिडक्शन है और जो बाकी प्रोटोकॉल है वो सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं हमारे हॉस्पिटल में। और उसके अलावा जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं बेसिकली सर्जरी की कैटेगरी में भी वो लाए करते हैं, उनकी स्पेशलिटी में भी लाए करते हैं। तो ये तो हो गए कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि सर्जरी के हवाले से हैं। उसके बाद हमारा एक और डिपार्टमेंट है पेरोडोंटोलॉजी। पेरोडोंटोलॉजी जो है वो यूजुअली गम्स की जो मसूड़ों की जो बीमारियां हैं या मसूड़ों की जो डिजीजेस हैं उनसे उनकी ट्रीटमेंट्स उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। यूजुअली जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, उनमें क्या होता है हड्डी घिसने का अमल शुरू हो जाता है, या फिर अगर कोई और पेशेंट को फॉर एग्जांपल डायबिटिक है पेशेंट, या फिर और कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से जो पेशेंट के गम्स हैं और जो पेशेंट की बोन है उससे रिलेटेड डिफरेंट डिजीजेज होती हैं जिनको हम जिंजिवाइटिस या पेरोडोंटाइटिस का नाम देते हैं, उसकी ट्रीटमेंट पेरोडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट में की जाती है। और उसके अलावा पेरोडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट में ही मुख्तलिफ किस्म के फ्लैप्स लगाए जाते हैं, जिसमें पेशेंट का अगर मसूड़े का लेवल नीचे जा रहा है तो उसमें हम फ्लैप्स दे के उसके एस्थेटिक्स को बेहतर बना सकते हैं। और उसके अलावा स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, जो दांतों की सफाई है, जो प्रोफेशनल क्लीनिंग का एक प्रोटोकॉल है, वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं पेरोडोंटोलॉजी के डिपार्टमेंट में।
उसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है हमारा ऑर्थोडोंटिक्स का। ऑर्थोडोंटिक्स में बेसिकली कुछ मरीज होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं कि हमारे दांत टेढ़े हैं। यूजुअली बच्चों में ये चीज़ होती है या फिर एडल्ट्स में भी हो सकता है। दांतों का टेढ़ापन होना या फिर दांतों की क्राउडिंग होना, एक ही एरिया में 2-3 दांतों का टेढ़ा मेढ़ा अलाइन हो जाना, मुख्तलिफ वजूहात की बिना से हो सकता है ये। तो ऑर्थोडोंटिक्स के डिपार्टमेंट में बेसिकली उन पेशेंट्स को डील किया जाता है जिसमें पेशेंट्स को ब्रेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ब्रेसेस की भी ऑब्वियसली डिफरेंट डिटेल में पेशेंट का जो है वो एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे पूरी टीम बैठती है, पेशेंट का केस डिस्कस किया जाता है जिसमें पेशेंट के मुख्तलिफ किस्म के एक्सरेज कराए जाते हैं। उसमें एक्सरेज को देखते हुए पेशेंट्स के स्टडी मॉडल्स होते हैं, उनको देखते हुए पूरा पैनल बैठता है, वो पेशेंट का केस डिस्कस करता है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उस पेशेंट को किस तरह के ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाना है। ब्रेसेस के बाद जो अलाइनमेंट दांतों की कर दी जाती है, उसके बाद पेशेंट को एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसको हम कहते हैं रिटेनर्स। रिटेनर्स बेसिकली जो दांत हमने अलाइन कर दिए हैं उसके बाद उन दांतों को उसी पोजीशन में मेंटेन करने के लिए पेशेंट्स को दिए जाते हैं। बाज दफा क्या होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो अपना ऑर्थो ट्रीटमेंट करा लेते हैं लेकिन उसके बाद रिटेनर्स नहीं पहनते, तो उस ऑर्थो ट्रीटमेंट का फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब आपने अपने उन दांतों को उसी पोजीशन में मेंटेन्ड रखना है। रिलैप्स के चांसेस होते हैं अगर आप रिटेनर्स नहीं पहनते, तो जो रिटेनर्स हैं बेसिकली वो दी जाती हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस हैं वो औरतों के फील्ड में दिए जाते हैं। और उसके बाद हमारा शोबा आ जाता है प्रोस्थोडोंटिक्स का। प्रोस्थोडोंटिक्स में अगेन मैं दोबारा डिटेल में बता देती हूँ। जो कंप्लीट डेंचर्स हैं, जो मुकम्मल बतीसी बनाने का अमल है, उसमें मरीज को पहले ही दिन काउंसिल किया जाता है कि आपको 5 से 6 मरतबा आना पड़ेगा। आपको सबसे पहले हम एक दफ़ा नाप लेंगे, उसके बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से नाप लिया जाता है ताकि जो पेशेंट के मसूड़े हैं, हम जो मसल्स हैं, उनको भी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर सकें कि जो हमने दांत बनाने हैं वो पेशेंट को आगे चल के डिस्कम्फर्ट ना कॉज करें। पेशेंट का हमने जो जॉज है उसका रिलेशनशिप देखना होता है कि जो दांत लगाने हैं वो किस रिलेशनशिप में लगाने हैं, क्योंकि अगर जॉ रिलेशनशिप नहीं होगा तो हम दांतों की अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो यूं चलते हुए हम पेशेंट को जो है वो 5th या 6th विजिट में कंप्लीट डेंचर प्रोवाइड कर देते हैं। कंप्लीट डेंचर भी प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कुछ हिदायत दी जाती हैं कि ऐसा नहीं है कि डेंचर लगने के बाद आप एकदम से अपना नॉर्मल डाइट की तरफ आ जाएंगे या फिर आप नॉर्मल, जाहिर है जो एक चीज़ नेचुरली मौजूद है, हम अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ का तो जाहिर है उसको कम्पीट कर ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो उसके लिए पेशेंट्स को ये गाइड किया जाता है कि शुरू के जो कुछ 1 से 2 माह है उसमें आपको खुद इसके साथ आदी होना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा शुरू में डिस्कम्फर्ट होगा, बात करने में प्रॉब्लम होगी, मुंह में थूक ज़्यादा बनेगा, खाने पीने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इवेंचुअली अगर आप जितना ज़्यादा पहनेंगे उतने जल्दी आपको आदत हो जाएगी इसकी। अगर आप नहीं पहनेंगे तो कभी भी आदत नहीं होगी। इसके अलावा पेशेंट्स के फिर पोस्ट ऑप जो फॉलोअप विजिट्स हैं वो हम स्केड्यूल करते हैं। उन फॉलोअप विजिट्स में जो है वो पेशेंट के जो भी कंसर्न्स हैं वो एड्रेस किए जाते हैं। पेशेंट को उसकी डाइट के बारे में हिदायत दी जाती हैं कि आपने सॉफ्ट डाइट से शुरू करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जो है वो अपनी नॉर्मल डाइट की तरफ आ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो पार्शियल डेंचर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, उसमें 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो पार्शियल डेंचर्स हैं जो एक्रेलिक पे बेस्ड होते हैं और एक वो हैं जो मेटल पे बेस्ड है। जो एक्रेलिक पे बेस्ड हैं वो आर्जी तौर पे मरीजों को दिए जाते हैं। जो मेटल पे बेस्ड हैं उसमें हम पेशेंट को प्रॉपर गाइड करते हैं। उसके बाद पेशेंट के जो अपने कुछ दांत मौजूद होते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म की प्रेपरेशंस करके वो जो मेटल वाले दांत हैं, क्योंकि मेटल ऑब्वियसली ज़्यादा पायदार है, ज़्यादा लंबा अरसा चलता है, तो उसमें प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के ज़रिए जो पेशेंट के अपने दांत मौजूद हैं उनको प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद उनकी गम्स, बोन सपोर्ट, उनमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, किसी दांत पे कोई क्राउन देने की ज़रूरत तो नहीं है, वो सारा एक प्रोटोकॉल है। उसमें इवैल्यूएशन के बाद पेशेंट को उस मेटल वाले डेंचर की तरफ ले जाया जाता है।
उसके भी मुख्तलिफ विजिट्स हैं। मल्टीपल विजिट्स में पेशेंट को आना पड़ता है और मल्टीपल विजिट्स में उसका काम होता है, तब जाके वो दिया जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे क्राउन्स और ब्रिजेस हैं, अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास कि किसी दांत में रूट कैनाल हुई है, रूट कैनाल के बाद उमूमन आम तौर पे जो जनरल पॉपुलेशन है उनको इतना अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कि रूट कैनाल के बाद दांत के ऊपर क्राउन करवाना, जिसको हम आम जबान में कैपिंग कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रूट कैनाल करने के बाद जो दांत है उसका भुरभुरापन ज़्यादा हो जाता है, वो ब्रिटल हो जाता है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्राउन दिया जाता है। क्राउन का प्रोसीजर ऐसे है कि पेशेंट जब आएगा, हम उसके रूट कैनाल के स्टेटस को इवैल्यूएट करेंगे, पेशेंट को उस दांत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद उस दांत की कटिंग की जाती है। पेशेंट के उस दांत को थोड़ा सा साइज में रिड्यूस किया जाता है ताकि जो हम क्राउन दे रहे हैं वो बाकी दांतों के अकॉर्डिंगली उस दांत के ऊपर एडजस्ट हो सके। पेशेंट के उस दांत में कटिंग करने के बाद उसका इम्प्रेशन लिया जाता है, जिसको हम आम जबान में नाप कहते हैं। इम्प्रेशन लेने के बाद इम्प्रेशन भेज दिया जाता है और उसका क्राउन फैब्रिकेट होता है पेशेंट का। पेशेंट को नेक्स्ट विजिट में फिर वो क्राउन जो है वो लगा दिया जाता है। लगाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डेंटल सीमेंट्स यूज होते हैं जो कि फिक्स करने के लिए है, वो हम करते हैं। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि हमारे दांत मिसिंग हैं और हम फिक्स ट्रीटमेंट ऑप्शन चाहते हैं। जिन पेशेंट्स में दांत मिसिंग हो और जो पेशेंट के साइड्स वाले दांत हैं अगर वो हेल्दी हैं तो हम उनसे सपोर्ट लेके पेशेंट को ब्रिज कर सकते हैं। ब्रिज में उन दो दांतों से सपोर्ट ली जाती है और जो दांत मिसिंग होता है उसको रिप्लेस किया जाता है। उसमें भी इसी तरह से है, जो पेशेंट के साइड्स वाले दांत हैं, जो मिसिंग स्पेस के साथ जो दांत मौजूद हैं, उनके एक्सरेज कराए जाते हैं, उनको एवेल्युएट किया जाता है कि आइदर वो एक ब्रिज को सपोर्ट कर भी सकते हैं या नहीं। उसकी उन दांतों की भी कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद हम उसके ऊपर फिर इम्प्रेशन लेके अगेन ब्रिज फैब्रिकेट करते हैं और पेशेंट के मुंह में इसको सीमेंट कर देते हैं। एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि फिक्स की कैटेगरी में लाया करती है, जिस पे मैंने ब्रीफली पहले बात की, जिसको हम डेंटल इम्प्लांट्स कहते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स जो है वो एक आइडियल ट्रीटमेंट ऑप्शन है अगर पेशेंट फिक्स की तरफ जाना चाहता है। उसमें पेशेंट का मुख्तलिफ इवैल्यूएशन फैक्टर्स हैं, उनको देखने के बाद पेशेंट का एक एक्सरे कराया जाता है जो कि बेसिकली एक 3 डायमेंशनल इमेज होता है बोन का। क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज आपने हड्डी के अंदर लगानी है, उसके लिए हमें बोन का साउंड होना, बोन का बिल्कुल ठीक होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक फिक्स चीज को सपोर्ट कर सकती है। उस एक्सरे को सीबीसीटी कहा जाता है। उसमें पेशेंट की हड्डी का स्टेटस देखने के बाद पेशेंट को गाइड किया जाता है इम्प्लांट के प्रोसीजर के हवाले से। इम्प्लांट का प्रोसीजर भी जो है वो 3 से 4 विजिट्स में जाके कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले हम पेशेंट को एनेस्थेटाइज करते हैं, सुन किया जाता है। जिस जगह पे इम्प्लांट लगाना है उस जगह को सुन करते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद, लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद मसूड़े को वहां पर कट किया जाता है, जिसको हम इंसर्जन कहते हैं। मसूड़ा कट करने के बाद जो हड्डी है वहां पर हम इम्प्लांट, जो पेशेंट की हड्डी के अकॉर्डिंगली जो सूटेबल साइज है, उसका इम्प्लांट बोन के अंदर ड्रिल किया जाता है, हड्डी के अंदर लगाया जाता है। उसके ऊपर पेशेंट को वापस सूचर करके टांके लगा के पेशेंट को भेज दिया जाता है। पेशेंट फिर 8 से 10 दिनों के बाद आएगा, आपने स्टिचेस रिमूव करने हैं। उसके बाद हम पेशेंट को 2 से 2.5 माह के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो इम्प्लांट हमने लगाया है वो प्रॉपर तरीके से हड्डी में एक बॉन्ड बना ले, ऑसियो इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में। जब वो बॉन्ड बन जाता है, पेशेंट 2-2.5 माह के बाद प्रेजेंट करता है, उसके ऊपर फिर मल्टीपल विजिट्स होते हैं और फिर उसके बाद अल्टीमेटली उस दांत का नाप लेके लैब में भेज दिया जाता है और उस इम्प्लांट के ऊपर पेशेंट को क्राउन लगा दिया जाता है, या फिर अगर मल्टीपल इम्प्लांट्स हैं तो हम उसके ऊपर ब्रिज बनाते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि किस तरह से हम प्रोस्थोडोंटिक्स में पेशेंट्स को जो है ये ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में हाईली कॉम्पिटेंट स्टाफ अवेलेबल है। जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो अपनी फील्ड में महारत रखते हैं और वो काफ़ी बेहतर तरीके से जो है वो लोगों को डेंटल केयर प्रोवाइड करने में कोशां हैं। सामान्य प्रोग्राम आपकी सेहत आप समात फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर हो रहा है। और अगर आपके पास इंटरनेट है तो इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेज पे भी
देखा जा सकता है। और ना सिर्फ देखा जा सकता है, बल्कि अगर डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना चाहें जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। कुछ लोगों ने सवालात हमें भेजे भी हैं, और डॉक्टर साहब का सवाल हैं कुछ कि आजकल के दांतों का जो ना एक्सरे लिया जाता है, तो इसका क्या मकसद होता है, उसमें डॉक्टर का उसमें देखने का क्या मकसद होता है? चंद मिसालें दें कि क्या कितने वाज़ेह तौर पे जो ना प्रॉब्लम उससे डायग्नोज हो जाते हैं। एक्सरे का आपने जिक्र भी किया अभी। एक और कमेंट है कि पीपल ऑफन अवॉइड गेटिंग डेंटल ट्रीटमेंट, उसमें समटाइम्स ड्यू टू नेग्लिजेंस और लो इनकम, कि लोग अवॉइड करते हैं डेंटल को। देखने में आता है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इलाज दांतों का। और कैन दिस नेग्लिजेंस बी टॉलरेटेड? व्हाट फ्यूचर प्रॉब्लम्स कैन वी एक्सपेक्ट अगर हम नहीं करते, इलाज प्रॉपर जाते नहीं है डॉक्टर के पास, तो क्या इसके फिर नुकसानात हो सकते हैं? जी, जो पहला सवाल है रेडियोग्राफ्स के बारे में जो पूछा गया है, देखिए कोई भी चीज़ है अगर हम उसको खाली क्लिनिकली इवेलुएट कर रहे हैं, एक चीज़ फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर किसी पेशेंट के दांत में केरीज है, कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है, तो हमें सिर्फ देखने में उस चीज़ का नहीं अंदाज़ा होगा कि उस केरीज की या उस कीड़ा किस हद तक दांत को इफेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमें पेशेंट का एक 2 डायमेंशनल इमेज लेना होता है पेशेंट के दांत का, जिसके लिए रेडियोग्राफ कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें हमें बहुत बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे मैंने बात की पेशेंट केरीज की, डेंटल केरीज की, तो उसमें हमें बहुत बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि जो पेशेंट का अफेक्टेड दांत है, आया वो हम फिलिंग से रिस्टोर कर सकते हैं या फिर हमें उसके लिए रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली पेशेंट के अपने डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। विदाउट रेडियोग्राफ्स कोई भी चीज़, कोई एक डेफिनेट डायग्नोसिस देना पॉसिबल नहीं है किसी भी डेंटिस्ट के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम मुख्तलिफ रेडियोग्राफ्स की बात करें, अगर कोई पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है जिसके मुख्तलिफ दांत मिसिंग हैं, मुख्तलिफ दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, तो हमें एक जाहिर है उन सब दांतों का एक इमेज रिक्वायर्ड है, रेडियोग्राफिक इमेज। उसके लिए हम पेशेंट को एक ओपीजी रेकमेंड करते हैं। वो ओपीजी बेसिकली एक इमेज है जिसमें पेशेंट के सारे दांत हमें मिल जाते हैं। तो उसमें हम बेहतर तरीके से जो है वो पेशेंट को फिर बता सकते हैं, पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट हम आपको देंगे वो किस किस उस पर बेस्ड होगी ऑब्वियसली। तो किसी भी डेफिनेट डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए, पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए रेडियोग्राफ्स कराना बहुत ज़रूरी है। रेडियोग्राफ्स के बगैर तो डेंटिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है, डेंटल ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल अगर आप रिपीट कर दें। हाँ जी, वो था कि बाज़ औक़ात लोग जो है ना अवॉइड करते हैं डेंटल के पास, डेंटल सर्जन के पास जाने से या डेंटल की ट्रीटमेंट लेने से, और उन्होंने कहा है कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि उनको इसका आइडिया नहीं होता, नेग्लिजेंस की वजह से वो इसको लाइट ले लेते हैं, या अपनी उनकी इनकम इतनी नहीं होती जिसकी वजह से ये फिर मसला होता है। उनका पूछना ये था कि अगर इस तरह से अवॉइड किया जाए तो कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए यूजुअली हमारी पॉपुलेशन में जनरली ये एक नॉर्म बन चुका है कि पेशेंट्स जो है, जनरल पॉपुलेशन जो है वो अपनी ओरल हेल्थ को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। पेशेंट्स में यूजुअली इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी कि हमें अपने दांतों का भी इक्वली उतना ही ख्याल रखना है जितना कि बाकी किसी जिस्म के किसी बॉडी पार्ट का रखना है, ठीक है। जैसे जो पेशेंट की ओरल हाइजीन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं जो कि ओरल हाइजीन का कोई आइडिया नहीं होता उनको। तो ओरल हाइजीन सबसे पहले तो अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पेशेंट को खुद अपनी हाइजीन का आइडिया होना चाहिए। हाइजीन में यही है कि ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, जिसमें सुबह नाश्ते के बाद, रात में सोने से पहले। अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं फॉलो करते इस चीज़ को। अगर दिन में 2 मरतबा नहीं कर रहे तो एटलीस्ट 1 मरतबा तो होना चाहिए ब्रशिंग, ठीक है। उसके अलावा आफ्टर एवरी मील, हर खाने के बाद फ्लॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरलुक किया जाता है हमारी पॉपुलेशन में इस चीज़ को, ठीक है। फ्लॉसिंग बेसिकली ये है कि आपने हर खाने के बाद डेंटल फ्लॉस जो थ्रेड होता है एक, उसको दांतों के बीच में आपने जो भी आपके फूड पार्टिकल्स हैं वहां पर जो एम्बेडेड हैं उनको उससे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं डेंटल फ्लॉस की मदद से। तो फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा माउथ वॉश बहुत ज़रूरी है। जो आपके ओरल एनवायरनमेंट होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गम्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाएं तो हमें ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा,
लेकिन अगेन मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारे बिल्कुल ऐसे ही है कि डेंटल जो प्रोसीजर्स होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली कंसिडर किए जाते हैं और ऑब्वियसली लो इनकम वाली जो एक हमारी क्लास है अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसको। लेकिन जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट्स में जो है वो पेशेंट्स को डेंटल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम किसी भी प्राइवेट सेटअप की बात करें तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेटअप्स में चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना आजकल के इन्फ्लेशन के को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। लेकिन जो हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पर काफ़ी हद तक सब्सिडाइज्ड रेट्स पे जो है वो पेशेंट्स को बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पेशेंट्स को खुद अपनी ओरल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ऑब्वियसली डेंटिस्ट का भी एक रोल है कि वो अपनी कम्युनिटी में निकलें, अपने जो एक कॉमन जो पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन है, उनको इसके बारे में अवेयरनेस दें। और फिर ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है उनके एंड पे भी है कि उनको खुद भी ये मेजर्स करने चाहिए अडॉप्ट, तभी जो है वो हम एक बेहतर उसकी तरफ जा सकते हैं। सही है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आपका शोबा है प्रोस्थोडोंटिक्स, जी जी, इसमें से जो पूरा एक आप डेंचर जो ना पूरा रिप्लेस करते हैं या कोई पार्शल भी करते हैं जी। इसके बाद क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो है ना वो करनी चाहिए ताकि वो ड्यूरेबिलिटी किस हद तक होती है इन चीजों की? अच्छा, देखिए पेशेंट को उमूमन उसमें हम पेशेंट का जो लास्ट विजिट है उस पर मुकम्मल हिदायत दे देते हैं। उसमें जो हिदायत है उसमें ये होता है कि पेशेंट ने जो अपना डेंचर है उसकी सफाई का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें हैं देखें जो कि डेंटिस्ट के हाथ में है, जैसे हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करके जो एक बेस्ट पॉसिबल चीज़ हो सकती थी वो पेशेंट को प्रोवाइड कर दी। अब उसके बाद पेशेंट का पार्ट शुरू होता है, उसमें पेशेंट को खुद जो है वो अपने डेंचर की तरफ थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, जिसमें डेंचर की जो हाइजीन है, डेंचर की जो क्लेanलीनेस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें पेशेंट को बताया जाता है कि आपने अपने डेंचर को साफ किस तरह से रखना है। जैसे जो नेचुरल दांत हैं उनको भी हम दिन में 2 मरतबा सफाई करने का पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो डेंचर है उसको भी दिन में 2 मरतबा ब्रश के साथ क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के डेंट्रिफाइसेस अवेलेबल हैं जो कि डेंचर क्लेंजिंग एजेंट्स होते हैं, उनसे आप कर सकते हैं सफाई। या फिर अगर आप वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप जो आम जो दांत साफ करने का ब्रश है, जो आपका टूथ ब्रश है, उसके साथ जो ये हैंड सोप होता है, नॉर्मल जो रूटीन में हम सोप बार्स यूज करते हैं, उसके साथ आप अपने डेंचर की सफाई करते हैं। ठीक है, उसमें डेंचर की सफाई ऑल द सर्फेसेस, जो पेशेंट के दांत हैं उसमें जो फिटिंग सर्फेस है, जो पेशेंट के गम्स के साथ या मसूड़ों के साथ कॉन्टैक्ट में आ रही है, उस सर्फेस का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सरफेस क्लीन नहीं होगी तो पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मुंह में छाले बन सकते हैं, तो सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पेशेंट को ये भी हिदायत दी जाती है कि आपने हर खाने के बाद एक दफ़ा इसको जस्ट नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, ताकि इसके ऊपर कोई भी खाने के ज़रात वगैरह जमा ना हो। अल्टीमेट अगर पेशेंट नहीं रखता सफाई का ख्याल तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा ये है कि पेशेंट को हम ये एडवाइस करते हैं कि ऑब्वियसली जो एक नेचुरल दांतों का वो था, स्ट्रेंथ थी, वो डेंचर में तो नहीं हो सकती, तो आपने जो सख्त चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है। जैसे बादाम, अखरोट, हमारे लोगों में ये चीज़ कॉमन है कि वो दांतों से तोड़ना प्रेफर करते हैं, तो वो चीज़ हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने उस चीज़ की एहतियात करनी है, वो नहीं करना। उसके अलावा खुराक के बारे में ये है कि शुरू का कुछ टाइम पीरियड जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट डाइट से शुरू करना है, दोनों साइड्स पे बराबर चबा के खाना है, और इवेंचुअली जितना ज़्यादा पहनेंगे उतने जल्दी आदत होगी। शुरू में पेशेंट को बताया जाता है कि आपके मुंह में थूक ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये एक बॉडी का रिस्पॉन्स है कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके मुंह में होगा तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो पेशेंट को आपने ये बताना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना पहनेंगे उतने जल्दी आपकी बॉडी इस चीज़ की आदी होगी और ये चीज़ मिनिमाइज होगी। उसके अलावा बात करने में कुछ मरीजों को बहुत दिक्कत होती है, शुरू में प्रॉब्लम होती है, तो वो यही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ग्रेजुअली उसके साथ अडेप्ट करते हैं। किसी भी चीज़ के साथ एकदम से अडेप्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इसके साथ खुद एफर्ट करनी पड़ेगी और आप इसके साथ आदी तब जाके होंगे। साथ ही पेशेंट्स को बता दिया जाता है कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो आप खुद भी तशरीफ ला सकते हैं, और उनके फॉलोअप विजिट्स जो हैं वो भी प्लान किए जाते हैं, जिसमें पेशेंट्स को बुला के
प्रॉपर तरीके से असेस किया जाता है कि जो उनके डेंचर्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। तो ये एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसमें पेशेंट को गाइड किया जाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने माउथ वॉश का जिक्र किया। जी जी। तो माउथ वॉश जो है, एक तो मार्केट में जैसे फार्मूला टूथपेस्ट भी मिलते हैं, जी, माउथ जी। वॉश भी अवेलेबल होते हैं। हाँ जी। घर में भी क्या बनाए जा सकते हैं? कोई सिंपल वे भी है माउथ वॉश का? घर में बनाना तो आई डोंट थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। यही है कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। पहले कुछ स्टडीज थी उसमें ये रेकमेंडेड था कि आप जो उसका माउथ वॉश का जो लिड है उसमें हाफ क्वांटिटी आप अपने माउथ वॉश की लेंगे और हाफ क्वांटिटी वाटर की लेंगे। बट अब कुछ नई स्टडीज के अकॉर्डिंगली ये है कि वो रेकमेंड करते हैं कि फुल जो क्वांटिटी है आप वो ही लिड में जो फुल क्वांटिटी है वो माउथ वॉश की ही लें, तो दैट इज अप्रोप्रिएट। और नमक वाला पानी और इस तरह की चीजें? देखिए नमक, नीम गर्म पानी में नमक मिला के वो हम यूजुअली उन पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं जिनमें कोई सोजिश हो रही है किसी किस्म की, कोई अल्सर्स बने हुए हैं। साथ में और भी ऑइंटमेंट्स या जेल्स वगैरह दिए जाते हैं उन पेशेंट्स को, लेकिन उसके साथ साथ हम पेशेंट को ये सेलाइन रिंजेस भी रेकमेंड करते हैं। वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसका ऑब्वियसली थोड़ा सा लिमिटेड यूज है। माउथ वॉश के जो है वो अपने बेनिफिट्स हैं, तो मेरे ख्याल से हाइजीन का अगर प्रॉपर ख्याल रखना है तो उसमें ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड माउथ वॉश, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। सही है। डॉक्टर साहब आखिर में मैं चाहूंगा कि कुछ जनरल टिप्स ओरल हेल्थ के हवाले से जो लोग भी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके लिए। अच्छा, जनरल टिप्स तो यही हैं कि हमें पेशेंट्स को अवेयर करना डेंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें जैसे अभी ओरल हेल्थ वीक था तो उसमें हम मुख्तलिफ स्कूल्स का विजिट किया हमने, जो मॉडल स्कूल्स हैं इस्लामाबाद पिंडी के, उनमें विजिट किया, क्योंकि जाहिर है जो यंगर जनरेशन है उससे अगर हम एक चीज़ इनकलकेट करना शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे चलेगी। तो स्कूल्स में जाके हमने पेशेंट्स को उनकी हाइजीन, बच्चों को उनकी हाइजीन के हवाले से अवेयरनेस दी। इसी तरह डेंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक जनरल पॉपुलेशन को अवेयरनेस दे, जिसमें यही है कि जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफन ओवरलुक किया जाता है इस चीज़ को, लोग ब्रशिंग नहीं करते, हफ्ता नहीं करते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट कर लेंगे तो आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिसमें यही है कि सुबह नाश्ते के बाद ब्रशिंग करना जरूरी है, रात को सोने से पहले ब्रशिंग करना जरूरी है, हर खाने के बाद फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है। टूथपिक्स वगैरह अवॉइड करें क्योंकि उससे जो हम मुख्तलिफ वो ट्रॉमा हो जाता है, गम्स वगैरह जो है उनमें जख्म बन जाता है, तो टूथपिक्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। जो फ्लॉसिंग है जिसमें डेंटल फ्लॉस मार्केट्स में अवेलेबल हैं, आप उससे दांतों के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरियाज हैं वहां से प्रॉपर तरीके से अपना फ्लॉसिंग करके जो खाने के पार्टिकल्स वहां पर एम्बेडेड हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह फ्लॉसिंग के बाद माउथ वॉश की बात की, माउथ वॉश करना बहुत ज़रूरी है। माउथ वॉश आपकी जो गम्स हैं उनको हेल्दी रखता है। मुख्तलिफ किस्म के माउथ वॉशेस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको अडॉप्ट कर वो ले सकते हैं। और यही है कि आप अपने जितना ओरल हेल्थ का खुद ख्याल रखेंगे और अल्टीमेटली रखना खुद ही है, कोई और आपकी जगह पे नहीं कर सकता ये चीज़। जितना ख्याल रखेंगे तो उतना ही है कि आपको ट्रीटमेंट से बचेंगे आप। तो यही है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाई और हमें दांतों की सेहत के हवाले से, इनके मसाइल के हवाले से बहुत मुफीद मालूमात बहुत पहुँचाई। और डॉक्टर साहब आखिर में अगर वो जो हमारा इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल है वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। जी जी। हमारी जो भी लोग हमें रेडियो के ऊपर सुन रहे हैं, जी जी, वो उन तक चला जाएगा पैगाम, ताकि अगर वो विजिट करना चाहें तो। जी जरूर। नंबर है 0334 553 2256। ये हमारे हॉस्पिटल का नंबर है, इस पे कांटेक्ट किया जा सकता है। कोई भी पेशेंट्स की कोई भी क्यूरीज हैं वो वहाँ पर साजिद साहब होंगे, वो प्रॉपर तरीके से उनको गाइड कर देंगे डिपार्टमेंट्स के हवाले से, प्रॉपर उनके ट्रीटमेंट्स के हवाले से फिर डिपार्टमेंट्स में उनको गाइड कर दिया जाएगा। सही है। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम आपकी सेहत आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर हुआ है। अगर आप प्रोग्राम नहीं सुन पाए
प्रोग्राम का कोई हिस्सा मिस कर चुके हैं तो फेसबुक पेज पे या आर्काइव में मौजूद रहेगा। प्रोग्राम को किसी वक्त भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखती थी डॉक्टर साइमा अरशद साहिबा, जिनका शोबा था प्रोस्थोडोंटिक्स, और इसके मुतल्लिक हमें उन्होंने बहुत मालूमात दी हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमें मुआवनत हासिल रही। हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी रिफा FM के इस शो से इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।